हेलो बच्चों, का हाल चाल सबके ठीक ठाक। चलिए, अच्छा रहना चाहिए आप लोगों का हाल चाल, तभी ना पढ़ाई में अच्छा लगेगा ना। और अच्छा ना भी रहे तब पर ही अच्छा समझ के पढ़ाई करना चालू कर दीजिए, ठीक है। चलिए, हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि यदि किसी आवेश को एक घन के अंदर रख दिया जाता है तो विद्युत फ्लक्स कितना होता है ना। तो यदि इसको एकदम बीचों बीच रखते हैं तो एक घन द्वारा जो विद्युत फ्लक्स का मान आया था Q/ε0 आया था। अब हमने क्या किया था कि उस आवेश को उठा के घन के किसी सतह पर रख दिए थे, तो सतह को बंद करने के लिए एक दूसरा घन की आवश्यकता पड़ी, और आवश्यकता पड़ने पर दो घन द्वारा आया था कितना Q/ε0। तो एक घन द्वारा आया था कितना Q/2ε0। यहाँ तक क्लियर है। अब हम क्या करेंगे कि आवेश को उठाकर घन के एक किनारा पर रख देंगे। जैसे घन हो गया ना, अब की बार आवेश को हमें कहाँ रखना है, इसके किनारा पर रखना है। तो जैसे ही आवेश को किनारा पर रखिएगा तो इसको ढकने के लिए हमें 4 घनों की आवश्यकता होती है। आप सब इसको घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं। आप सबके पास लीडो का छक्का होता है ना, उसको ले लीजिएगा, उसके एक किनारा पे कुछ रख दीजिएगा। इसे ढकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक ऐसा ही पासा, ये हमने एक दूसरा एग्जाम्पल लिया है, ऐसा मत लीजिएगा। तो क्या कीजिएगा, इसको ढकने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसा ही आकृति का यहाँ भी चाहिए, ठीक इसके ऊपर भी चाहिए और ठीक इसके ऊपर चाहिए। मतलब 4 घन द्वारा जो हमारा विद्युत फ्लक्स आएगा कितना आएगा, 4 घन द्वारा ना विद्युत फ्लक्स का वैल्यू आएगा Q/ε0 आएगा। तो एक घन द्वारा कितना आ जाएगा बताइए, Q और बट्टा में 4ε0 आ जाएगा, ठीक है। अब यदि एक फलक द्वारा पूछे, तो चूंकि हम लोग जानते हैं 6 फलक होता है, इसमें 6 सबका होता है। तो एक फलक द्वारा पूछे, एक घन में कितना फलक, 6 फलक। तो 6 फलक द्वारा कितना फलक विद्युत फ्लक्स का मान Q/4πε0, सॉरी पाई नहीं, ओनली 4πε0। तो एक फलक द्वारा कितना Q/6 का 24ε0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, जो आवेश है ना इसको उठा करके और की बार किसी एक कोना पे रख देंगे, ठीक है। तो जब कोना पर आवेश को उठा कर रखिएगा ना, तो इसको ढकने के लिए 8 घन की आवश्यकता होती है, अर्थात और 8 घन द्वारा जो हमारा विद्युत फ्लक्स का मान आएगा वो कितना आ जाएगा Q/ε0। तो एक घन द्वारा कितना आएगा Q/8ε0। क्लियर। बस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही आपका पूछता है, ठीक है। देखिए, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक चालू होगा जिसका नाम है विद्युत विभव, ठीक है। विद्युत विभव के नाम आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, वही विद्युत विभव यहाँ भी पढ़ना है, ठीक है। तो विद्युत विभव जो होता है एक तरह का क्या होता है, कार्य होता है। और कैसा कार्य होता है, तो आवेशों को अनंत दूरी से लाने में एक तरह का कार्य होता है, ठीक है। चलिए इसको अच्छा से हम लोग समझते हैं। क्या समझना है, विद्युत विभव के बारे में। विद्युत विभव, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंग्लिश में बोलते हैं। देखिए, एक सबसे पहले यहाँ पर हम रख देते हैं Q चार्ज, ठीक है। और एक अनंत दूरी से, कहाँ से, अनंत दूरी से, मतलब दूसरा चार्ज कहाँ पे है, अनंत दूरी पर स्थित है, ठीक है। तो ये देखिए, अनंत दूरी पर इस आवेश का तो प्रभाव नहीं रहेगा, इसका विद्युतीय क्षेत्र कुछ ही दूरी में स्थित रहता है, अनंत पर तो 0 हो जाता है। अब हमें क्या करना है कि अनंत दूरी से किसी धनात्मक आवेश को इसके क्षेत्र में लाना है। तो इसका जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को हम लोग विद्युत क्षेत्र के नाम से जानते हैं, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा हुआ है। तो जैसे ही इसमें लाएंगे ना, तो देखिए क्या करेगा, ये चूंकि प्लस है, ये भी क्या है, प्लस है, प्लस प्लस क्या करेगा, दूसरे को विकर्षित करेगा। अर्थात जब हम इसको लाएंगे तो ये धक्का देगा, और धक्का देने के बावजूद भी हमें क्या करना है, इसको इसके क्षेत्र में लेकर के आना है। तो लेकर के आएंगे तो हमारे द्वारा जो कार्य होगा ना, उसी कार्य का नाम क्या है, विद्युत विभव है, ठीक है।
अर्थात इसको हम लोग परिभाषित करते हैं कि इकाई एकांक धनात्मक आवेश को अनंत दूरी से विद्युतीय क्षेत्र के एक निश्चित बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसी कार्य को विद्युत विभव कहा जाता है। ठीक है, अर्थात इसको हम उठा करके क्या किए हैं कि इस एक निश्चित बिंदु, इस निश्चित बिंदु को हमने मान लिया ए। ठीक है, इसको उठा के यहाँ पर क्या किया, ला दिया। एक को मान लिया 1, तो दूसरा का नाम क्या, 2। तो 2 को उठा के हमने बिंदु ए तक ला दिया। जो दोनों के बीच की दूरी है कितना है, r है। ठीक है, तो जो हमारा विद्युत विभव होगा v इक्वल टू कितना हो जाएगा, कार्य। और किसको उठा के लाए हैं, इकाई धन आवेश को। Q2 लिख दीजिए, अच्छा केवल Q लिख दीजिए यदि Q हो तो। अर्थात v का फॉर्मूला हो जाता है क्या, W/Q। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, पूछता है क्वेश्चन की जो विद्युत विभव है इसका एसआई मतलब क्या होता है। एसआई मतलब जो इसका होता है ना, ये वोल्ट होता है। इसको सूचित करते हैं किससे, v से सूचित करते हैं। ठीक, साथ ही साथ पूछता है ये कौन सा राशि है ना, तो राशि बाबू ये अदिश राशि होता है। अब देखिए, यदि हम कार्य जो किए हैं वो 1 जूल किए हैं और आवेश को लाए हैं 1 कूलम को, तो 1 वोल्ट बराबर हो जाता है कितना, 1 जूल पर कितना कूलम। अर्थात एकांक चाहे 1 कूलम आवेश को लाने में यदि 1 जूल का कार्य किया जाता है तो उस स्थिति में विभव का मान 1 वोल्ट हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, जो हम विभव है ना, एक तरह का क्या है, कार्य है। इसी से दूसरा वर्ड आएगा विभवांतर। क्या आएगा, विभवांतर। विभवांतर को सूचित करते हैं डेल्टा V से। डेल्टा V सेम बाबू है। देखिए डेल्टा V क्या है ना, तो देख लीजिए इसको। मान लीजिए एक बिंदु A है जिस पर विद्युत विभव का मान VA है, दूसरा हमारा बिंदु B है जिस पर विभव का मान VB है। तो इन दोनों के जो बीच का अंतर होगा ना, विभव का अंतर, उसी को हम लोग बोलते हैं विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस। अर्थात डिफिनीशन क्या हो जाएगा इसका कि किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच के विभव के अंतर को क्या बोलेंगे, विभवांतर बोलते हैं। अर्थात डेल्टा जो V का फॉर्मूला होगा वो वही हो जाएगा जो कि विभवांतर का होता है, सॉरी विभव का होता है, कितना, W/Q। यदि यहाँ से W निकालना होगा तो आसानी से निकाल दीजिएगा, कितना, Q × डेल्टा V। डेल्टा क्या, V क्या है, विभव में अंतर है। इस पर यदि एक छोटा सा क्वेश्चन हम बात करें ना, एक छोटा सा क्वेश्चन मान लीजिए कि एक आवेश का मान दे दिया यदि 5 माइक्रो कूलम, अब बोल दिया इसको 10 वोल्ट से 20 वोल्ट में ले जाने पर कितना कार्य होगा। ठीक है, स्टार्टिंग में विभव है 10 वोल्ट और बाद का वोल्ट विभवांतर कितना है, 10 वोल्ट। सॉरी, स्टार्टिंग है 10 वोल्ट और जो बाद का विभवांतर है ना वो कितना है, 20 वोल्ट। और आवेश कितना है, 5 माइक्रो कूलम। अब पूछेगा कि इस आवेश को 10 विभव से 20 विभव तक ले जाने में कितना कार्य करेंगे। तो आपको सिंपल फॉर्मूला का दीजिएगा कितना, W बराबर कितना होता है, Q × डेल्टा V। ठीक है, Q का मान दे दिया है 5 माइक्रो कूलम और आप सब जानते हैं कि माइक्रो में कितना होता है, 10⁻⁻6 होता है। और डेल्टा V मतलब दोनों का अंतर। तो बताइए 20 10 में कितना का अंतर है, 10 का अंतर है। 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 आएगा, 10। अर्थात आपका जो कार्य हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10⁻⁻6 अब +1 कीजिएगा तो कितना आएगा, -5 क्या जूल। क्लियर विभवांतर। ठीक है यहाँ तक। अच्छा, आपसे यदि हम पूछें कि विद्युत विभव का बीमा बताइए तो आप सब बता सकते हैं, आसानी से आप सब बता सकते हैं। यदि हमारा बेसिक जो फिजिक्स जिसमें कि बीमा होने बताया होगा, यदि वो आपका क्लियर होगा तो ऐसा को बता देते हैं यहाँ पर बीमा ना, तो बीमा आसानी से आप सब बता दीजिएगा। कार्य का बीमा क्या होता है, mL2 T⁻⁻2 और जो आवेश होता है इसका बीमा AT, तो कितना हो जाएगा, mL2 T⁻⁻2। और देखिए एक ऊपर जाएगा ना तो -2 नहीं, -2 में से फिर एक और माइनस होगा
तो -3 हो जाएगा। और ए के पावर कितना -1, कहीं कहीं ए का बदले आई भी दे दिया रहता है तो कितना हो जाएगा ml2 t के पावर -3 और आई के पावर कितना -1। याद कैसे रखिए 1231 के नाम से हम लोग इसको याद रखते हैं। ठीक, मिटाते हैं इसको। अब देखिए यदि आपको एक आवेश दे दिया जाए, ठीक है, आवेश Q और इससे r दूरी पर पूछा जाए कि विद्युत विभव का फॉर्मूला बताइए, तो आप सब क्या कीजिएगा, सिंपल सा फॉर्मूला होता है K जो भी आवेश हो और बटा दूरी r। ठीक है, K का मान आप सब जानते हैं, एक बटा कितना हवा में 4πε0 यही होता है इंटू Q बटा कितना r। किसका होगा फॉर्मूला, विद्युत विभव का फॉर्मूला हो गया। इससे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, मान लीजिए एक आवेश हो जाएगा Q ना, जिसका मान लीजिए दे दिया 2 माइक्रोकूलम। आप पूछेगा इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ना हमें विद्युत विभव का मान बताइए, कितना दूरी पर, 2 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो आसानी से आपसे बता दीजिएगा, फॉर्मूला हमारे पास है क्या, KQ बटा R। तो Q के जगह पे कितना 2 माइक्रोकूलम, तो 2 और माइक्रो के लिए 10 की पावर -6। अब बटा क्या होता है R कितना 2 सेंटीमीटर। तो चूंकि सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम लोग 10 के पावर -2 से गुना करते हैं, तो 2 गुना कितना 10 के पावर -2, 2 से 2 कैंसिल। K का मान होता है 9 गुना 10 के पावर 9। ठीक है, गुना इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस जो 2 है ना ऊपर जाके +2 हो जाएगा, तो -6 +2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। अर्थात 9 गुना 10 के पावर 9 में से 4 गया कितना आ जाएगा 5। और जो विद्युत विभव का ऐसे मतलब होता है कितना वोल्ट होता है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर इसका यदि हम ग्राफ वगैरह छोड़िए, ग्राफ उठा नहीं पूछते आपसे। ठीक, अब आएगा आपका विद्युत स्थितिज ऊर्जा, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। इसको सूचित करते हैं U से। U का वो फॉर्मूला होता है K Q1 Q2 और बट्टा में क्या R। सेम वही जो विद्युत विभव का होता है। विद्युत विभव में क्या होता है, केवल KQ/R, इसमें K Q1 Q2 और बट्टा में कितना हो जाता है R हो जाता है। ठीक है, सेम वही है बाबू। एक आवेश होता है Q1 ना, और अनंत दूरी पर क्या स्थित था, Q2 था ना। इसको जब हम यहाँ पर लाएंगे किसी एक निश्चित बिंदु तक, जिसके बीच की दूरी कितना है R है, तो ये जो हमारा कार्य होता है ना, यही इसके ऊर्जा के रूप में स्टोर हो जाता है। यही जो ऊर्जा स्टोर हुआ, इसी ऊर्जा का नाम क्या है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, जिसका फॉर्मूला कितना होता है K Q1 Q2 बट्टा में कितना R। ठीक, और देखिए क्वेश्चन पूछता है आपका कि जो विद्युत विभव और विद्युत स्थितिज ऊर्जा ना या विद्युत क्षेत्र, ठीक है, और विद्युत विभव में संबंध क्या होता है। तो देखिए जो E होता है ना, इसको बोलते हैं -dV बटा dr। ये जो dV बटा dr है, इसको हम लोग विभव प्रवणता के भी नाम से जानते हैं, विभव प्रवणता के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ से यदि हम dV की केवल बात करें तो कितना हो जाएगा E.dr हो जाएगा। ठीक है, माइनस इधर लगा लीजिए। अर्थात ये क्या कहता है कि जैसे जैसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की दिशा में बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे विद्युत विभव का मान क्या हो जाएगा, घटते जाएगा। यही ऋणात्मक चिन्ह बताता है। ठीक है, मान लीजिए कि विद्युत क्षेत्र है ना, यहाँ पे ये सब क्या है, विद्युत क्षेत्र है। ठीक है, तो यदि हम पूछे कि बिंदु A और बिंदु B पर कहाँ पर विद्युत विभव का मान ज़्यादा होगा, तो देखिए जैसे जैसे इसकी दिशा में जाते जाएंगे वैसे वैसे विभव का मान क्या होता, घटते जाएगा। अर्थात A पर सबसे ज़्यादा हो जाएगा और B पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
क्लियर यहाँ तक? अच्छा ये बताइए, अभी हम लोग कुछ देर पहले देखे थे कि जो विद्युत विभव होता है वो क्या होता है? अदिश राशि होता है, ठीक है। तो यदि क्वेश्चन में आपको क्या करे, 2-3 गो आवेश दे दे, तो आप सब निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं? हाँ, क्या निकालने की बात कर रहे हैं हम निकालने की बात करें। देखिए जैसे क्वेश्चन है जहाँ एक हम यहाँ पे Q1 दे दिए, एक Q2 दे दिए और Q3 दे दिए, दूरी R1, R2 और फिर R3 हम दे दिए। यदि क्वेश्चन पूछेगा कि कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा बताइए, ठीक है, तो विद्युत स्थितिज ऊर्जा भी बाबू क्या होता है? ये अदिश होता है, और ऊर्जा है तो इसका भी ऐसा मतलब क्या होगा? जूल होगा, ठीक है। तो पूछेगा कुल स्थितिज ऊर्जा कितना, तो देख लीजिए कोई सिस्टम बनेगा, यहाँ पर दो गो, कारण की जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा होती है इसमें दो गो आवेश रहबे करेगा ना, तो यहाँ सेट हो गया, दूसरा ये सेट हो जाएगा, तीसरा ये सेट हो जाएगा, और सबको जोड़ देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। कितना होगा बताइए? इसको U1 ना, U1 कर देते हैं, इसको U2 कर देते हैं, इसको कितना U3 बोल देते हैं। तो जो U1 का फॉर्मूला कितना बताइए? के क्या क्या Q1 Q2 बट्टा में R1। सेम तरीका से U2 कितना हो जाएगा? के Q2 Q3 बटा में कितना? R2 ना, और ये सेट के लिए U3 का मान कितना बताइए? के क्या क्या आवेश है? Q1 और Q3 है, तो Q1 Q3 बटा में कितना? R3। और चूंकि ये अदिश राशि होता है इसीलिए यदि नेट की बात किया जाए तो क्या करोगे आप सब? तीनों को जोड़ दोगे, Q1 U2 प्लस कितना? U3। इस तरह से हम क्या करते हैं? किसी भी सिस्टम का कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करते हैं, ठीक। देख लीजिए इसको, हो गया। अब देखिए जिस तरीका से हम लोग पिछले वीडियो में द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात किए थे, तो उस विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में हम लोग क्या देखे थे कि जो अक्षीय स्थिति होता है उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 2 kp बटा RQ, यही ना होता है, और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है? kp बटा RQ होता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार हम लोग विद्युत विभव भी देखेंगे, किस किस स्थिति पर? अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर, ठीक है। देखिए अक्षीय स्थिति पर क्या होता है और निरक्षीय स्थिति पर क्या होता है। देखिए यहाँ पर ये हो गया, मान लीजिए -Q, यहाँ पर हो गया +Q, ठीक है। दो बिंदु हैं, क्या क्या? एक -Q और एक +Q, ठीक है। इनके जो बीच की दूरी है वही 2L मान लीजिए, आधा आधा, आधा L फिर आधा L, तो L कितना हो जाएगा? 2L हो जाएगा। अब इनके द्वारा जो हमारा बिंदु मिलाएगा इसको बोलते हैं अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति पर यदि विद्युत विभव निकाला जाता है ना, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है kp बटा में R², क्लियर। और निरक्षीय स्थिति पर यदि निकाला जाए तो यहाँ पर जो कुल विद्युत विभव होता है वो 0 हो जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। अक्षीय स्थिति पर V का मान कितना होता है? kp बटा R², और निरक्षीय स्थिति पर कितना होता है? 0 होता है। चूंकि बाबू हम लोग पास टाइम नहीं है, और जब ज़्यादा टाइम नहीं है तो थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट में दिखाएंगे सबको। जब क्लास चला जाए तो पूरा विस्तार से बताते हैं कि क्यों और कैसे होता है, वही बताएंगे तो फिर इतना जल्दी आपका सिलेबस कवर नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, बस केवल देखते चलिए कि कौन सा वैल्यू कहाँ पे कितना होता है, ठीक। यहाँ पर ई का मान यदि हम पूछे तो सब आसानी से बता दीजिए कितना होता है? 2 kp बटा RQ होता है, और निरक्षीय स्थिति पर ई का वैल्यू कितना होता है? तो V का वैल्यू है ना, कितना? kp या बटा में RQ, ठीक है। क्वेश्चन पूछता है कि द्विध्रुव के कारण जो हमारा विद्युत विभव होता है किसके समानुपाती होता है? तो नीचे देख लीजिए, किसके? R² के ना, 1 बटा R² के क्या हो जाएगा? समानुपाती हो जाएगा,
और आर स्क्वायर यदि केवल कहें तो विद्युत का अनुपाती हो जाएगा। यही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। ठीक है, अब देखिए हम लोग पढ़ते हैं समविभवी सतह के बारे में कि समविभवी सतह क्या होता है। तो बाबू जैसा कि नाम से यह स्पष्ट है कि समविभवी सतह ना, सम माने बराबर, विभव समझिए गए आप सब, और सतह मतलब सतह, अर्थात समविभवी सतह पूछा जाए क्या होता है तो आसानी से बता दीजिएगा कि वैसा सतह जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान समान होता है उसे ही हम लोग समविभवी सतह कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए समविभवी सतह का गुण पूछता है कि समविभवी सतह का क्या क्या गुण होता है। तो सबसे पहला नंबर बाबू, समविभवी सतह का जो गुण होता है ये होता है कि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। पहला क्या गुण होता है, प्रत्येक बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, समान होता है। मतलब यहाँ पर 10 वोल्ट तो यहाँ भी 10 वोल्ट, यहाँ भी कितना 10 वोल्ट, किसी भी बिंदु की बात करें तो कितना आएगा 10 वोल्ट ही आता है। ठीक है, यहाँ तक। दूसरा जो इसका गुण होता है वो क्या होता है कि समविभवी सतह पर ना यदि विद्युत क्षेत्र की दिशा की बात की जाए तो हमेशा कैसा होता है, लंबवत होता है। किसकी दिशा, विद्युत क्षेत्र की दिशा, अर्थात समविभवी सतह पर विद्युत क्षेत्र हमेशा लंबवत होता है। ठीक है, और 3 नंबर, यदि हम समविभवी सतह पर किसी भी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएं तो किया गया जो कार्य होगा वो हमेशा कितना होता है, शून्य होता है। क्यों होता है, क्योंकि बाबू हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे कि जो डेल्टा V का फॉर्मूला होता है कितना, W/Q होता है, और W यही ना कार्य जो है ऊर्जा निकालना है। तो कार्य के लिए क्या करना पड़ेगा, Q कितना, डेल्टा V। डेल्टा V क्या होता है, अंतर होता है। अब बताइए यहाँ भी मान लीजिए कि 20 वोल्ट और यहाँ भी कितना 20 वोल्ट, तो अंतर निकालिएगा तो 0, और जब डेल्टा V का मान 0 तो 0 में Q से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 0 ही ना आएगा। ठीक है, साथ ही साथ चौथा जो इसका गुण है ये कहता है कि समविभवी सतह जो है ना एक दूसरे को कभी काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं, यदि काटेंगे तो कटान बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र की दिशा मिल जाएगी। इस सतह के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र और इस सतह के लंबवत एक विद्युत क्षेत्र, दोनों सतह के लिए अलग अलग लंबवत। और जब एक बिंदु पर 2 विद्युत क्षेत्र क्या रेखा क्या मिल सकती है, नहीं मिल सकती है। एक बिंदु पर हमेशा एक ही विद्युत क्षेत्र होता है। इसी कारण से समविभवी जो सतह होते हैं एक दूसरे को कभी भी नहीं काटते हैं। ठीक है, क्लियर यहाँ तक। अभी कुछ देर पहले हम बाबू देखे हैं कि द्विध्रुव के कारण ना एक माइनस क्यू है कितना, प्लस क्यू। ठीक है, अच्छी स्थिति पर V का मान कितना, Kp/r²। निरक्षीय स्थिति पर कितना बताइए, 0। और मान लीजिए कोई बिंदु है जो कि थीटा कोण बना रहा है, तब V का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बाबू, कितना, Kp/r²। खाली इसमें क्या कीजिएगा, cos थीटा से गुना कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये वही है। चलिए बात करते हैं। देखिए यहाँ पर ये बात वही है जो कि सबसे पहले हम लोगों ने लिखा हुआ था। इस स्थिति में जब एकदम अच्छी स्थिति पर आएगा तो थीटा का मान घटते घटते 0 हो जाएगा। और जब cos थीटा का वैल्यू 0 रखिए तो cos 0 का वैल्यू 1, और cos 0 का मान 1 तो कितना जाएगा, Kp/r²। और इस कंडीशन में थीटा का मान 90 हो जाएगा, और जब थीटा का मान 90 रखिएगा तो cos 90 का मान 0, तो सबको क्या कर देता है, 0 कर देता है। ठीक है, अब अगला जो टॉपिक होगा हमारा संधारित्र होगा। संधारित्र क्या होता है, ठीक।
संधारित्र। संधारित्र को बोलते हैं कैपेसिटर। क्या होता है ना, इसमें क्या होता है कि समानांतर प्लेट संधारित्र में दो गो प्लेट होता है, ठीक है। एक पर प्लस प्लस आवेश, और जितना प्लस होता है दूसरे पर क्या होता है, माइनस होता है। और ये एक विद्युत रोधी माध्यम, हवा भी क्या है, विद्युत रोधी माध्यम। एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा क्या होता है, अलग रहते हैं। यही व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र। अर्थात संधारित्र क्या है बाबू ना, तो दो समानांतर प्लेट जिन पर बराबर किंतु विपरीत प्रकृति के आवेश स्थित होते हैं और वे एक विद्युत रोधी माध्यम द्वारा एक दूसरे से अलग रहते हैं, यही व्यवस्था क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है, ठीक है। अब देखिए जो संधारित्र होता है ना, इसको सूचित करते हैं संधारित्र की धारिता। धारिता मतलब इसमें कितना कुछ अट सकता है ना, इसको हम सूचित करते हैं सी से। किससे, सी से, ठीक है। इसका काम क्या है, जिस तरह से बाल्टी का काम क्या होता है, पानी का संग्रह करना, उसी तरह संधारित्र का काम होता है आवेशों का संग्रह करना, ठीक। संधारित्र दो तीन तरह का होता है, एक समानांतर भी होता है, गोलीय भी होता है, बेलनाकार भी होता है। तो आप सब बेलनाकार संधारित्र देखे होंगे, जो पंखा वगैरह में लगा होता है ना, जिसको हम लोग कंडेंसर के नाम से जानते हैं, वही है ये सब, ठीक। अभी बाबू कुछ देर पहले हम लोग देखे थे कि जो भी होता है क्या होता है, के व बटा की नार होता है ना, अर्थात भी का संबंध किससे होता है, क्यू से होता है। तो इस प्रकार से बोल सकते हैं कि जो विद्युत विभव होता है ये क्या होता है, आवेश के समानुपाती होता है, ठीक है। जब आवेश के समानुपाती होगा और समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो क्या आएगा, बराबर आएगा, और बराबर आएगा तो एक अचर आता है, उसी अचर का नाम क्या होता है, सी। सी एंड कितना, क्यू।